यहाँ आपको वही जॉब करनी पड़ती है जो सरकार आपके लिए चुनती है। टीवी और रेडियो भी सरकार के कंट्रोल में है। लोग बहुत सिंपल बीमारियों से यहाँ पर मर जाते हैं। खाना एक लग्जरी बन के रह चुका है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जो पूरी दुनिया के लिए एक पजल बन के रह गया है। वहाँ रहने वाला हर शख्स आज़ादी के लिए तरस रहा है और एक ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की, जहाँ डिक्टेटरशिप की तलवार हर इंसान के ऊपर लटक रही है। ज़िंदगी कैसी होती है एक ऐसे रिजीम के नीचे, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। North Korea's totalitarian regime has created a life of surveillance, censorship, and fear for its citizens. Millions suffer from food shortages, poverty, and human rights abuses. While the ruling elite maintains its grip on power, the isolated nation's rigid control over everyday life has led to a generation growing up without access to basic freedoms or information about the outside world. नॉर्थ कोरिया में सुबह का आगाज़ 6 बजे ही हो जाता है और एक आम अलार्म क्लॉक से नहीं बल्कि उन्हें जगाया जाता है लाउड स्पीकर से जो हर जगह लगे होते हैं और उनमें बज रहे होते हैं प्रोपोगेंडा सॉन्ग्स। ये गाने किम जोंग उन और उनके इंसेस्टर्स की तारीफ से भरे होते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको वहाँ गुजारने वाला हर लम्हा ये फील कराता है कि आपका ज़िंदगी का हर एक दिन सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए है। आम नॉर्थ कोरिया का शेड्यूल कुछ इसी तरह होता है। लोग सुबह उठ के अपने असाइन काम के लिए निकल जाते हैं। यहाँ काम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ आपको वही जॉब करनी पड़ती है जो सरकार आपके लिए चुनती है। चाहे आप एक स्किल्ड इंजीनियर हो या एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट, आपको उसी फील्ड में जॉब करनी पड़ती है जिसका आपको सरकार कहती है। फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स और फार्मर्स को बिल्कुल भी ये इजाज़त नहीं होती कि वो किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी बेटर बना सकें। और अगर आप अपने काम में अच्छे नहीं हैं तो ये आपको री एजुकेशन कैंप्स में भेज देते हैं और वहाँ की ज़िंदगी एक मौत से भी बदतर होती है। सुबह काम करने के बाद शाम में सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वो एक मोस्टली छोटा सा अपार्टमेंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम मिलती है और मोस्टली रात में अंधेरा होता है। एलीट क्लास और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी अफोर्ड कर सकते हैं। सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और यहाँ एक नॉर्मल इंसान के लिए गर्म कपड़े और हीटिंग का इंतज़ाम तक अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते। नॉर्थ कोरिया के हर इंसान की ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट पर उनको एक ही चीज़ इन्फ्लुएंस की जाती है और वो है प्रोपोगेंडा। बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है कि किम फैमिली सुपर ह्यूमंस है और वो उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उनके स्कूल में सब्जेक्ट्स भी हिस्ट्री या साइंस वगैरह पे नहीं होते बल्कि इसी चीज़ पर फोकस होते हैं कि किम फैमिली की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। हर जगह किम जोंग उन और उनके इंसेस्टर्स के पोर्ट्रेट्स और स्टैचू रखे होते हैं। हर घर, ऑफिस और स्कूल में उनके पोर्ट्रेट्स का होना बहुत ज़रूरी है और अगर कोई उन पोर्ट्रेट्स को साफ़ नहीं करता या डिसरिस्पेक्ट तरीके से रखता है तो उसकी सज़ा बहुत सख्त है। टीवी और रेडियो भी सरकार के कंट्रोल में है। सिर्फ 1 या 2 स्टेट रन चैनल वहाँ दिखाए जाते हैं और उन पे भी वही कुछ चलता है जो सरकार चाहती है। वहाँ कोई भी फॉरेन मीडिया देखना बैन है और अगर किसी भी शख्स के पास वहाँ साउथ कोरियन USD मिल गई जिसमें ड्रामा या म्यूज़िक वगैरह हो तो उसकी सज़ा डेथ पेनल्टी तक जा सकती है। आम आदमी खुद की फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं करता। वहाँ लोग जो कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, वो सब और सब एक ही नैरेटिव के नीचे होती है, किम फैमिली और उनकी अचीवमेंट्स। नॉर्थ कोरिया में खाना एक लग्जरी बन के रह चुका है। वहाँ खाने पीने का निज़ाम 1950s के दौर का है। वहाँ हर फैमिली को फिक्स अमाउंट ऑफ फूड दिया जाता है जिसमें ज़्यादातर बॉइल्ड वेजिटेबल्स होती हैं। एग, मीट और फ्रूट सिर्फ एलीट्स के लिए रिजर्व होते हैं। फूड्स मार्केट में ज़्यादातर चीज़ें ब्लैक मार्केट के थ्रू आती हैं जिनको ख़रीदना बहुत रिस्की होता है। अगर आप वहाँ से ख़रीदारी करते हुए पकड़े गए तो उसकी सज़ा जेल या फोर्स लेबर कैंप्स तक हो सकती है। वहाँ बच्चों की न्यूट्रिशंस काफ़ी लो होती है।
मेल न्यूट्रिशन की वजह से वहाँ के बच्चे इंस्टेंटेड ग्रोथ का शिकार रहते हैं। हॉस्पिटल्स में भी प्रॉपर इक्विपमेंट और मेडिसिन नहीं होती। लोग बहुत सिंपल बीमारियों से यहाँ पर मर जाते हैं क्योंकि उनके पास इलाज कराने के रिसोर्सेज तक नहीं होते। कोरिया की एक और ख़ास बात उनका सर्वाइलेंस सिस्टम है, जो कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन सिस्टम है। वहाँ हर शख्स पर बहुत गहरी नज़र लगी जाती है और लोग अपने नेबर्स तक पे, हत्ता कि अपने रिश्तेदारों तक पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। सीक्रेट पुलिस, जिसे बॉयबू कहा जाता है, हर जगह मौजूद होती है। आपका एक छोटा सा जोक या क्रिटिसिज्म भी आपकी फैमिली को ट्रबल में डाल सकता है। हाँ, नॉर्थ कोरिया में एक और कॉन्सेप्ट है 3 जनरेशन ऑफ पनिशमेंट का। मतलब अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ कहा या कुछ करा तो आपके आने वाली 3 नस्लों को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। स्ट्रीट कैमरास, गवर्नमेंट इन्फॉर्म्स और इंटेरोगेशन नॉर्थ कोरिया के लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। वहाँ प्राइवेसी नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। नॉर्थ कोरिया का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट वहाँ के आम लोगों में और एलीट क्लास में फ़र्क। प्योंगयांग, जो कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, वहाँ सिर्फ एलिट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल और ट्रस्टेड सिटीज़न ही रहते हैं। वहाँ के लोगों के पास लग्जरी कार्स, इंपोर्टेड गुड्स और बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं। लेकिन ये सिर्फ 1% भी नहीं है। बाकी 99% लोगों के पास ना तो खाने को अच्छा खाना है, ना पहनने को अच्छे कपड़े हैं, और वो लोग आइसोलेशन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हत्ता कि वहाँ के रूरल एरियाज़ में लोगों के पास पीने का साफ़ पानी और रोड्स तक मौजूद नहीं है। नॉर्थ कोरिया में फेस्टिवल और सेलिब्रेशन भी गवर्नमेंट प्रोपोगेंडा का एक हिस्सा होता है। वहाँ पर आम इंसान अपनी मर्ज़ी से कल्चरल इवेंट सेलिब्रेट नहीं कर सकता, बल्कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट्स होते हैं। जैसे किम टू संग और किम जोंग इल की बर्थडेज़ को वहाँ पर हॉलीडे की तरह मनाया जाता है और इनकी बर्थडे को द डे ऑफ सन एंड द डे ऑफ शाइनिंग स्टार्स के नाम पर जाना जाता है। उस दिन लोगों से ज़बरदस्ती परेड करवाई जाती है, ग्रुप परफॉर्मेंसेस दिलवाई जाती हैं और पेट्रियोटिक स्लोगन्स बोलने का कहा जाता है। ये फेस्टिवल उनकी गवर्नमेंट की पावर को शोकेस करता है। पर ये इवेंट्स आम लोगों के लिए सेलिब्रेशन के बजाय एक बर्डन होता है। उन्हें घंटों तक रिहर्सल करनी पड़ती है और अगर कोई रिहर्सल सही नहीं करे या इनको मना कर दे तो उसका अंजाम बहुत ख़तरनाक हो सकता है। यहाँ पे वेडिंग्स और बर्थडेज भी बहुत हद तक लिमिटेड होती हैं क्योंकि लोगों के पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते। नॉर्थ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सारे एजुकेशन सिस्टम से बहुत मुख्तलिफ है। उनकी पूरी स्टडी सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस होती है और वो है द लॉयल्टी ऑफ किंग रिजाइन। वहाँ स्टूडेंट्स का सिग्निफिकेंट टाइम सिर्फ और सिर्फ किम फैमिली की अचीवमेंट पढ़ने में ही निकल जाता है। हत्ता कि मैथ्स और साइंस में भी इसी तरह की एग्जाम्पल्स दी जाती हैं जो स्टेट आइडियोलॉजी को डिफाइन करें। हायर एजुकेशन में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो पॉलिटिकली रिलायबल हैं या सॉन्ग बंद सिस्टम के थ्रू एलीट माने जाते हैं। सॉन्ग बंद सिस्टम एक कास्ट की तरह का सिस्टम है जो कि आपके बैकग्राउंड और लॉयल्टी के बेसिस से माना जाता है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। अच्छी यूनिवर्सिटीज नॉर्थ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड फैमिलीज के लिए रिजर्व है। आम इंसान इस लेवल तक जाने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। ट्रांसपोर्टेशन भी एक और ऐसी चीज़ है जो नॉर्थ कोरिया को बहुत यूनिक बनाती है। वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत लिमिटेड और ओल्ड फैशन है। प्योंगयांग में बसेस और ट्रेन्स है जो सिर्फ और सिर्फ विद इन सिटी चलती हैं, इसके अलावा वो अलाउड नहीं है। रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों के पास अपनी प्राइवेट व्हीकल्स नहीं है और वो लोग या तो पैदल सफ़र करते हैं या उनका सफ़र सिर्फ और सिर्फ साइकिल पे होता है। यहाँ तक कि आम लोगों को यहाँ पर विद इन सिटीज़ ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल है। उनको उसके लिए सरकार से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है और आपको सफ़र में जगह जगह चेक पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर चेक किया जाता है और पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग पूछा जाता है। यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल सिर्फ उन एलिट्स के लिए है जो गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। एक आम इंसान नॉर्थ कोरिया के बाहर की दुनिया देखने की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर आपको पासपोर्ट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नॉर्थ कोरिया में औरतों की ज़िंदगी भी डिक्टेटरशिप के नीचे बहुत डिफरेंट है। नॉर्थ कोरिया के प्रोपोगेंडा के मुताबिक मर्द और औरत दोनों एक बराबर सिटीज़न है, लेकिन हकीकत इसकी बिल्कुल उल्टी है। वहाँ पर रूरल एरियाज़ में औरतों से ज़्यादातर एग्रीकल्चर और मैनुअल लेबर के काम कराए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका काम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। इसके अलावा अर्बन एरियाज़ में भी ज़्यादातर औरतें क्लर्क रिलेटेड जॉब ही करती हैं और उनका कोई स्कोप नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर लीडरशिप रोल सिर्फ और सिर्फ मर्दों के पास ही होता है। औरत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उसकी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं
क्योंकि वहाँ पर बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उसमें उनके लिए घर को मैनेज करना ऑलरेडी बहुत मुश्किल होता है। गैस, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज की वजह से वैसे ही उनकी ज़िंदगी बहुत परेशानी में गुजरती है। उसके अलावा वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस पर कोई भी खुलेआम बात नहीं कर सकता, ना ही औरतों के पास कोई जगह है कि वो वहाँ पर जाकर अपने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कंप्लेन कर सकें। नॉर्थ कोरिया में रिलीजन का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। 1950s में स्टेट ने समझा कि रिलीजन उनके स्टेट के लिए एक थ्रेट है और उन्होंने सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर दिया। आज के दिन नॉर्थ कोरिया एक एथियस्ट स्टेट है। क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज़्म रिलीजन्स को मानने वाले लोग अंडरग्राउंड अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं और अपने बिलीव्स को छुपा कर रखते हैं। अगर कोई सीक्रेटली रिलीजन प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा गया तो उसकी सज़ा फोर्स लेबर या तो उम्र कैद तक हो सकती है। जो चीज़ स्टेट ने यहाँ पर रिलीजन की रिप्लेसमेंट पर बनाई है वो है जंच आइडियोलॉजी, जो सेल्फ रिलायंस और किम फैमिली की वॉरशिप पर बेस करती है। यहाँ पर लोग किम फैमिली और उनके एंसेस्टर्स की वॉरशिप करते हैं और ये यहाँ पर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह बन गया है। एक डिक्टेटरशिप के नीचे रहने में सबसे ज़्यादा असर लोगों की मेंटल हेल्थ में रहता है। हर वक्त फेयर रहना, रिसोर्सेज की कमी होना और अपनी ही आइडेंटिटी को छुपा कर रखना, इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में मेंटल हेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ लोग अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स में किसी से हेल्प नहीं ले सकते। थेरेपी और काउंसलिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पर लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने के लिए ही कहा जाता है। वहाँ पर लोग फ्रस्ट्रेशन की वजह से ड्रग्स और अल्कोहल का सहारा लेते हैं। ये एक सोशल प्रॉब्लम बन चुका है। सुसाइड भी वहाँ बहुत कॉमन है, लेकिन इन सब के बारे में आप वहाँ पर ओपनली बात तक नहीं कर सकते। एक तरफ तो नॉर्थ कोरिया में स्टेट का बहुत होल्ड है और दूसरी तरफ वहाँ पर ब्लैक मार्केट इकोनॉमी भी चल रही है छुपकर, जिसे कोरियन लैंग्वेज में जैंग मडोन कहा जाता है, जो कि लोकल मार्केट्स होती है और वहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का लेना देना चल रहा होता है ब्लैक में। जैंग मडोंग में इंपोर्टेड गुड्स जैसे चाइनीज़ फूड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और यूएसबी विद फॉरेन मीडिया मिलती हैं। ये लोगों के लिए एक लाइफलाइन बन चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट्स की तरफ से जो सहूलतें उन्हें मौजूद हैं वो ज़िंदगी के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन ये मार्केट चलाना भी बहुत रिस्की है, क्योंकि उसमें सरकार के एजेंट्स अक्सर रेड मारते हैं और अगर आप उन्हें पकड़े गए तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। बहुत लोग सीक्रेटली चाइना या साउथ कोरिया भाग जाते हैं। ये सफ़र बहुत डेंजरस होता है, लेकिन जो इंसान वहाँ पहुँच जाता है फिर वो अपनी फैमिली के लिए एक उम्मीद की किरण होता है, क्योंकि वो वहाँ से उन्हें सीक्रेटली पैसे भेजता है। ये थी नॉर्थ कोरिया और वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में एक झलक। एक ऐसे मुल्क में रहना कैसा लगता होगा जहाँ हर दिन आपको एक नई मुश्किल फेस करनी है। ये कहानी सिर्फ उन मजलूम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि एक सिस्टम के लिए जो इंसानी आज़ादी को छीनता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर डिस्कस करें। हमारी दुआ है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को आज़ादी मिल सके। अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।